Hello, my dear student. Welcome back again. Myself Aswini पटेल और लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 18 देखा था, राइट, जिसका नाम है संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो हमने धनराज जी का परिचय भी देखा था और यह जो पार्ट है वो एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, राइट। तो यहाँ पर सुप्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? धनराज जी, जिनका कौन इंटरव्यू ले रहा है? विनीता जी। तो हमने आधा इंटरव्यू देखा था उनका, आज हम इसके बाद का इंटरव्यू देखेंगे, राइट। तो आइए अब वो विनीता जी धनराज से कौन सा क्वेश्चन करती है देखते हैं। विनीता जी कहती है, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों है? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह है। तो यहाँ पर धनराज जी क्या बताते हैं? उनका जो तुनुक मिजाज है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बात पर अग्रेसिव हो जाना, गुस्से हो जाना, चिढ़ जाना, यह तुनुक मिजाज होता है, राइट। तो वो क्या कहते हैं उसके बारे में? तो वो कहते हैं कि वो हमेशा, यानी कि बचपन से ही, यानी कि जब वो छोटे थे उससे वो जुड़ा है उनका तुनुक मिजाज, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उनको अपने आप को कैसा माना था? असुरक्षित महसूस करते थे वो। और उन्होंने क्या देखा था कि उन्होंने देखा था कि उनकी जो माँ है, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था उनको बड़ा करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए। तो और उनके जो तुनुक मिजाज है उनके पीछे और बहुत सारे रीजन है। कौन से रीजन है आइए आगे देखते हैं। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कोई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो यहाँ पर आके वो क्या बताते हैं कि वो जो कैसे आदमी है? लाग लपेट वाले, यानी कि जो जिसको जो भी कहना हो सामने से कह ही डालते हैं, राइट। और फिर बाद में उन्हें इस गलती पर कभी कभी पछतावा भी होता है। और क्या थे उनके गुण? तो वो बहुत गुस्सा गुस्सा है वो रोक नहीं पाते थे। और कई लोग तो उन्हें ऐसे उकसाने में भी मजा लेते थे। आप भी करते हो ना कभी अपने फ्रेंड्स को? कई बार करते होगे आप भी, अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाते हैं, उकसाते हो। तो इस प्रकार उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ करते थे, दूसरे लोग जो थे वो। और उन्होंने जिंदगी में, यानी कि लाइफ में छोटी बड़ी चीज के लिए बहुत ही उन्हें जूझना पड़े, यानी कि संघर्ष करना पड़े। यानी कि अगर उन्हें जो कुछ चाहिए वो उन्हें मिला नहीं था तो उनके लिए उन्हें बहुत कष्ट पड़ा है, और इसके कारण वो चिड़चिड़े हो गए थे। और वैसे वो सेंसिटिव इंसान भी थे, भावुक, यानी कि। तो मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो वो कहते हैं कि अगर कोई दुखी मानस है तो उन्हें वो तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। और अपने दोस्त और परिवार को बहुत कद्र भी करता हूँ, यानी कि वो अपने जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनकी बहुत ही मान देते हैं, सम्मान देते हैं और कद्र भी करते थे। और उन्हें उनसे जो शायद कोई गलतियां हो जाती है तो वो माफी मांगने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो गलती तो करते हैं लेकिन माफी नहीं मांगते हैं, उन्हें ऐसा करने से शर्म आती है। लेकिन यह जो हमारे धनराज जी है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनसे अगर गलती हो जाती है तो बिना संकोच के वो माफी मांग लेते थे। आगे विनीता जी उनसे पूछती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? यानी कि अब उन्हें वो फैमिली रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रही है।
क्वेश्चन किया है, राइट। तो धनराज जी इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। अंडरलाइन कर दीजिए अपनी बुक में कि धनराज जी को सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली, तो अपनी माँ से। उन्होंने अब सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की, यानी कि हर माँ जो होती है वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालती है, राइट। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो धनराज जी की माँ है वो भी, उनके जो वो टोटल कितने भाई बहन थे, 5, तो सभी में उन्होंने अच्छे संस्कार डालने की ट्राई किया था, राइट। मैं उनकी सबसे नजदीक हूँ, यानी कि उनकी माँ के सबसे नजदीक कौन है, क्लोज यानी कि नजदीक, यानी कि धनराज जी। मैं चाहे भारत में हूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। यानी कि फैमिली में जो है वो सबसे ज्यादा किससे वो मानते थे, अपनी माँ को, क्योंकि उनकी माँ के वो सबसे ज्यादा क्लोज थे और उन्होंने बहुत सारी उन्हें सीख भी दी थी और उन्हें हर रोज, चाहे वो विदेश में हो या देश में हो, वो सोने से पहले हर रोज अपनी माँ से बात जरूर करते थे। और उनकी जो बड़ी भाभी थी वो भी उनके माँ के समान ही थी। उनकी बड़ी भाभी का नाम क्या है, कविता, राइट। तो वो भी उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। आगे विनीता जी पूछती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी कि एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? तो धनराज जी कहते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी कि नेशनल्स, राइट, में भाग लेने में 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जॉकलिन कार्वलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके, राइट। कृत्रिम घास यानी कि आपने देखा होगा एस्ट्रोटर्फ, राइट। तो वो इस प्रकार की आती है जिस पर हॉकी की प्रैक्टिस होती है। तो वो सबसे पहले कब जाते हैं, 1988 में दिल्ली गए हुए थे, तब वहां उन्होंने यह घास फर्स्ट टाइम देखी थी और उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी घास होती है कि कृत्रिम यानी कि जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो, राइट। तो इसलिए वो इस प्रकार भी कहते हैं कि साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली कि कृत्रिम घास भी उगाई जा सके। उन्हें इस बात पर बहुत ही आश्चर्यचकित भी वो हो जाते हैं। आगे विनीता जी उनसे पूछते हैं कि हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो इसका आंसर देते हुए धनराज जी कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। तो याद रखिएगा, तो अंडरलाइन कर दीजिए कि धनराज जी की फर्स्ट कार कौन सी थी, तो उन्होंने सेकंड हैंड ली थी, राइट। यानी कि आपको पता ही है कि सेकंड हैंड कार किससे कहते हैं, तो वो कौन सी थी, अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। यानी कि वो इतने पैसेदार नहीं थे कि वो टैक्सी में जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम टैक्सी में जाते तो बहुत वहाँ रेंट देना पड़ता था। तो इसलिए वो बस और लोकल ट्रेन में ही सफर करते थे। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगले सुबह अखबार में यह खबर छप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करता है। यानी कि एक नामी खिलाड़ी वो बन गए थे, फिर भी वो बस और ट्रेनों में सफर कर रहे थे। तो क्या होता है, फोटोग्राफर देख लेता है और फोटो खींच लेता है और दूसरे दिन अखबार में यह न्यूज़पेपर में यह जो न्यूज़ है वो आ जाती है कि क्या न्यूज़ आ जाती है कि हॉकी का सितारा पिल्ले, यानी कि उनके सरनेम है ये पिल्ले, अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा
बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। तभी उन्हें समझ में आया कि अब वो एक बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी कि मशहूर हो चुके हैं। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वो किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो यानी कि अब उनके पास कौन सी कार है? फोर्ड आइकॉन है, राइट। और उन्होंने वो कब खरीदा था? 2000 में। और वो भी उन्होंने अपने पैसे से खरीदा था। तब वो नामी खिलाड़ी थे, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत सारी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी। अपनी बहन का उन्होंने विवाह करवाया, यानी कि मैरिज करवाया उनके बहन के। फिर उनकी जो माँ है वो उन्हें भी पुणे में वो पैसे बेचते थे। तो इसलिए इसके बाद फिर वो जिस प्रकार वो आगे आगे खेलते गए उसका उन्होंने पैसे कमाए और फिर उन्होंने कार ली। आगे भी नेताजी पूछते हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो धनराज जी कहते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे। आप जानते हैं कि अगर हम कुछ गोल बनाते हैं, सबसे ज्यादा गोल बनाते हैं, तो कुछ स्पॉन्सर बहुत सारे इनाम देते हैं, राइट। तो इसी प्रकार हॉकी में भी इस प्रकार के है, जैसे कि आप लोग क्रिकेट में देखते ही होंगे, तो इस प्रकार हॉकी में भी है। तो उन्होंने भी बहुत सारे इनाम उन्हें भी मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है, पर हम सबके लिए काफी है। 1919 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उनकी तो जिम्मेदारियां बहुत थी, और आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना, किसके? परिवार को इन्हें। तो इसलिए वो विदेश जाते हैं, वहाँ खेलते हैं। तो वहाँ की कमाई से उन्होंने कौन सा फ्लैट खरीदा था? कब खरीदा था? तो 1994 में पुणे में खरीदा था, राइट। जो छोटा था लेकिन उनके लिए बहुत ही काफी था, उनकी फैमिली के लिए। और महाराष्ट्र सरकार उन्हें एक फ्लैट देती है जो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा बड़ा था। आगे लास्ट क्वेश्चन विनीता जी उनसे पूछते हैं कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास है। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो यहाँ पर धनराज जी बताते हैं कि सेलिब्रिटी, यानी कि हमें पता है कि सेलिब्रिटी जो होते हैं वो एक बहुत बड़े यानी कि नामी व्यक्ति होते हैं, नामी पर्सन होते हैं। तो उनसे जब सेलिब्रिटी होते हैं तो वो कैसा लगता है? तो धनराज जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे, हमें पता है कि उन्हें सम्मान मिले हैं, पद्म भूषण भी मिला है उन्हें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। तो राष्ट्रपति से वो मिले थे, राइट। तो तब उन्हें कैसा महसूस हुआ कि वो कितने खास है, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने इम्पोर्टेंट है। लेकिन किसकी वजह से? हॉकी की वजह से, राइट। तो हॉकी की वजह से वो इतने प्रसिद्ध हुए और इन्हें राष्ट्रपति का मिलने का भी मौका मिला। तो इस पार्ट से हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि लाइफ में हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे हम प्राउड फील कर सके और हमारे देश का, हमारे परिवार का नाम हम रोशन कर सके। आई होप you are all understood this chapter. Thank you so much.